नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि भारत की आज़ादी के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट जो था सत्याग्रह था, लास्ट आंदोलन था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इससे पहले हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन। देखो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 और क्रिप्स मिशन था 1942। अब देखो ये दो जो हमारे पास मिशन आए या प्रस्ताव आए ये असफल रहे। और आप इसमें ये देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन में कि इतना कुछ होने के बावजूद अंग्रेज जो थे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और वो किसी ना किसी तरीके से जो थे वो भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और उन पे इंटरनेशनल दबाव, अमेरिका और चाइना दबाव डाल रहे थे कि किसी भी कीमत पर जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। ठीक है, तब हुआ क्या कि जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया और जो शर्तें उन्होंने रखी ब्रिटिश सरकार ने वो भारतीयों ने नहीं मानी। और यहाँ पे गांधी जी को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो चीज़ 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ये चीज़ पता चल गई थी और वही बात 1938 या 39 में सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि जो अंग्रेज़ हैं वो ऐसे ही भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन करने से अंग्रेज़ कभी भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे गांधी जी को रियलाइज़ हुई। गांधी जी ने हमेशा आजीवन सत्य और अहिंसा का जो था वो जनता को पाठ पढ़ाया। लेकिन यहाँ तक आते आते गांधी जी ने क्या कहा? भारत छोड़ो आंदोलन में एक चीज़ बोली, करो या तो मरो। मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं और उसे अपने हृदय में अंकित करो। वो क्या था? वो था करो या मरो। क्या इन्होंने मंत्र दिया यहाँ पे? करो या मरो। देखो यहाँ पे करो या मरो। जो गांधी जी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया करते थे अब वो ही कह रहे हैं करो या मरो। गांधी जी ने क्या नारा दिया? करो या मरो। कि अब हम या तो देश को आज़ाद कराएंगे या फिर हम देश को आज़ाद कराते कराते मर जाएंगे, लेकिन हम गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो गांधी जी का देखो अहिंसा का पाठ, यहाँ पे गांधी जी भी इतने मजबूर हो गए कि उनको ये नारा देना पड़ा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। गांधी ने कहा था, बेशक वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कभी मुझे भविष्य में हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूंगा? हिंसा को चुनूंगा। तो देखो यहाँ पे गांधी ने किसको चुना? हिंसा को ही चुना। जो पूरे जीवन अपने में क्या करते रहे कि अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ तक आपने देखा कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंग्रेज इस टाइम पे बहुत परेशान हैं और उनको इतना परेशान करो, उनको मारो पीटो ताकि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। तो तब गांधी जी ने कहा था नहीं, अभी अंग्रेज जो है वो मुश्किलों में हैं और इस टाइम हमें इन पे जो है वो प्रहार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहिए जिससे इन्हें और मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन इन देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो हार रहे थे, लेकिन फिर भी वो भारत को किसी भी कीमत पर आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए गांधी को ये बात समझ आ गई, जो 1930-31 में भगत सिंह को समझ आ गई थी, 38-39 में सुभाष चंद्र बोस को आ गई थी कि अंग्रेज आसानी से भारत से जाने वाले नहीं हैं। क्यों? आप खुद सोचो, अंग्रेज जो भारत में आए थे वो सिर्फ बिजनेस व्यापार करने आए थे और वो हमें टैक्स पे करके व्यापार करते थे। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ऐसे टाइम को चेंज करा कि जो टैक्स देने वाले थे अब वो टैक्स लेने वाले बन गए हैं। और अंग्रेज कहा करते थे
कि अंग्रेजों का सूरज कभी भी नहीं डूबता। मतलब ये बात सही थी कि अंग्रेजों का इस धरती पे बहुत बड़े क्षेत्र पे उनका राज चलता था, तो कहीं पे शाम होती थी तो कहीं पे सुबह होती, तो इसका मतलब कि अंग्रेजों का सूरज जो है वो कभी भी नहीं डूबता सॉरी। और देखो यहाँ पे इतनी मुसीबत का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो गांधी ने थक हार के क्या आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? गवालिया टैंक, ये बॉम्बे में है, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी ने 1 घंटा 10 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण ने लोगों के मन में इतना प्रभाव डाला कि हर एक बच्चा इस नारे के साथ हो लिया। हर बच्चे की जुबान पर यही नारा था, करो या मरो। और इस भाषण से गांधी ने पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया, एक माला में पिरो दिया। आपको याद होगा ऐसा ही कुछ उन्होंने कब किया था, 1920 में और 1930 में, जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया था गांधी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो एक भ्रम की स्थिति बन गई थी कि क्या अब गांधी जो वो देश आज़ाद करा पाएंगे या जो नौजवान है वो गांधी का साथ दे पाएंगे। लेकिन फिर भी गांधी ने उन सभी को एक ही धागे में पिरो दिया। और अभी भी गांधी ने क्या किया कि पूरे भारत को अपना जो भाषण था, उनका 70 मिनट का जो भाषण था, वो भाषण ऐसा था कि उन्होंने लोगों में, आम जनता में, सैनिकों में, छात्रों में इतना उत्साह भर दिया कि लगे मानो भारत आज ही आज़ाद हो जाएगा। अब देखो, इस आंदोलन के दौरान गांधी ने दिशा निर्देश जारी किए, इंस्ट्रक्शन दी। वो क्या क्या थी? जो हमारे छात्र थे, अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, जब 1920 में गांधी ने स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल छोड़ने के लिए कहा था, तो उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं करी थी कि कितने दिनों के लिए स्कूल छोड़ना है, कब तक स्कूल छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप में आत्मबल है और आप भारत आज़ाद होने तक इस आज़ादी की लड़ाई में भाग ले सकते हो, तभी स्कूल कॉलेज छोड़ना। अब उन्होंने क्या एक निश्चित कर दिया कि आपको कब तक स्कूल और कॉलेज छोड़ने हैं, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। लेकिन 1920 और 1930 वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या था कि उन्होंने छात्रों को क्या बोला था कि सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो, कॉलेज का बहिष्कार करो, अदालत का बहिष्कार करो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्कूल और कॉलेज तब छोड़ना जब तुम में आत्मबल है, तुम में शक्ति है और तुम भारत आज़ाद होने तक अगर इस लड़ाई में साथ देते हो, तभी आप स्कूल और कॉलेज छोड़ सकते हो। दूसरा, उन्होंने सैनिकों को क्या कहा, जो सैनिक थे, आपको पता है कि जो ब्रिटिश की सेना होती थी उसमें भारतीय सैनिक होते थे, उनका रेशो रहता था 5:1, बाद में 6:1 हुआ, यानी कि 6 भारतीय होते थे और 1 ब्रिटिश होता था। तो उनकी सेना जो थी वो 99% भारतीयों से बनी थी। तो उन्होंने बोला, आपने नौकरियों से त्याग पत्र नहीं देना है, रिज़ाइन नहीं करना है, आपने नौकरियों में रहते हुए भी कांग्रेस का, भारतीयों का साथ देना है। और जब ये हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो उनको पता था कि इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज़ जो हैं वो गोलेबारी भी करेंगे, गोलियां चलाएंगे और तरीके भी अपनाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने त्यागपत्र नहीं देना है, लेकिन भारतीयों पर, कांग्रेस पर गोली नहीं चलानी है। ठीक है। और दूसरे जो थे हमारे शासक, आपको पता है यहाँ पे देसी रियासतें भी थी, तो इनसे क्या कहा कि आप अगर सरकार विरोधी हैं तभी आप भारतीयों का और कांग्रेस का साथ दो। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। ठीक है। तो अंग्रेज भी चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने 0R ऑपरेशन चलाया और उसी के अंडर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात कारावास में डाल दिया, यानी कि पता ही नहीं चला उनको कहाँ रखा गया। और गांधी को आगा खां
पैलेस में रखा गया। कहाँ? ये पुणे में है। यहाँ पे नज़रबंद किया, जेल में नहीं रखा लेकिन एक पैलेस में रखा और वहाँ पे नज़रबंद कर दिया, यानी कि ना तो वो किसी से मिल सकते हैं और ना ही उनसे कोई मिल सकता है। देखो पहले जो पंक्ति के नेता थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, उनको अंग्रेजों ने 12 बजे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी आंदोलन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या हुआ कि आंदोलन की जो बागडोर थी वो युवा के हाथ में आ गई। जो यंग जनरेशन उस टाइम की थी उनके हाथ में आंदोलन की बागडोर आ गई। इससे क्या हुआ कि उनमें और जोश भर गया, यानी कि जो हमारे नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बढ़ता ही चले गए। कहीं से 50 लोगों की टोली, कहीं से 100 की, कहीं से 500 की टोली, और वो आंदोलन धीरे 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 आगे ही बढ़ता चला गया। और जो हमारे नवजवान थे, नवयुवक थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार के सिंबल हुआ करते थे वहाँ पर अपना तिरंगा फहराया, पुल तोड़ दिए, रेल पटरियाँ उखाड़ दी, ठीक है। उन्होंने जहाँ पे भी उनके सरकारी दफ्तर हुआ करते थे, उनके क्या, हमारे ही थे, वो हमारी धरती पर थे, भारत की धरती पर, वहाँ से उनको निकाल दिया। जो निकल गए उनको तो कुछ नहीं बोला, जो नहीं निकल रहे थे उनको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। यानी कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अब लग रहा था कि भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इस आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मुस्लिम लीग थी हमारी, उसने भाग नहीं लिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब देखो इतना बड़ा आंदोलन है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी संस्था उस टाइम की, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी, जो कि इसमें भाग नहीं ले रही है। तो उसका कारण क्या था? अब देखो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। और किसने किया था? ये कर्जन ने किया था। इससे क्या करा कि उसने बंगाल को ऐसे विभाजित किया कि एक प्रांत में जो थे वो हिंदू बहुसंख्यक हो गए और दूसरे प्रांत में जो थे वो मुसलमान बहुसंख्यक हो गए, और उन्होंने उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना जो था वो शुरू कर दिया था, ठीक है। और 1906 में क्या हुआ कि कर्जन ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी ढाका में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो गई, ठीक है। और आपको बता दूं, जो मुस्लिम लीग थी उसके जो मेन लीडर थे जिन्ना, वो कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। और उनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो भारत की आंखें हैं, ठीक है। मीन्स दोनों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखना कैसे कैसे वो अलग होने की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब 1930 में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे, तो आपको याद होगा बहुत सारे मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों? तब तक उनके दिमाग में अलग प्रांत का जो था वो विचार आ चुका था, ठीक है। तो 1930 में इकबाल, ये एक शायर थे, और आपको याद होगा जो भारत का प्रसिद्ध गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इन्होंने लिखा हुआ है। और आज ये क्या एक विचार दे रहे हैं कि कुछ एक क्षेत्र बता रहे हैं, जिसमें कौन सा है, पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। कि क्या विचार दे रहे हैं कि पंजाब को, बंगाल को, बलूचिस्तान को और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिलाकर एक अलग से राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। और अब 1933 में एक स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये स्टूडेंट है और ये इन्होंने क्या विचार दिया कि इन क्षेत्रों को मिला के जो प्रांत बनेगा, जो राष्ट्र बनेगा, उसका नाम क्या होना चाहिए, पाकिस्तान। क्या होना चाहिए, पाकिस्तान। यानी कि एक अलग राष्ट्र जो हम बनाने की सोच रहे हैं, किन किन एरिया को मिलाकर, पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान और
नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटेड प्रोविंस है, और जो राष्ट्र बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए, पाकिस्तान, जिसको बाद में पाकिस्तान नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई थी, 1905 से, और हम 1933 में एक जो स्टूडेंट है वो इसका नाम भी जो है वो बता रहा है कि उस क्षेत्र का नाम ये होना चाहिए। अब बात करते हैं 1936 में। देखो इससे पहले 1932 में क्या आया था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था, जिसमें क्या करा था कि अलग से निर्वाचन मंडल की जो थी वो मांग करी थी SC ST वालों ने। उस टाइम पे जिन्ना जो थे वो कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे, और अब 1936 में वो वापस इंडिया आ रहे हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग की जो थी वो फिर से कमांड संभाल ली। और 1937 में इंडिया में चुनाव हुए थे, जिसमें आपने देखा कि टोटल 11 प्रांत थे, और उनमें से 8 प्रांत पर कांग्रेस बहुमत में आ गई थी, और 2 प्रांत में जो था वो गठजोड़ हुआ था, गठजोड़ या गठबंधन में तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 6 है। तो देखो 8 प्रांतों में जो थी कांग्रेस बहुमत में आई, और मुसलमान की एक बहुत बड़ी हार थी। और देखो जो हमारी 3 सीटें बची वो कहाँ कहाँ थी, सबसे पहले बंगाल, पंजाब और सिंध। जब मैं बंगाल पंजाब की बात करूँ तो आपको याद रखना है इकलौता बंगाल नहीं, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आज का बांग्लादेश भी इसी में था उस टाइम पे। ठीक है, और देखो पंजाब, आज का पंजाब, आज का हरियाणा और आज का वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है। तो ये बहुत बड़े एरिया थे, और यहाँ पे मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे। ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस की जो हार हुई थी। अब देखो 1937 में जो चुनाव हुए तो कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और मुसलमान लीग की जो थी हार हुई। अब बात देखो, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई तो इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। और साथ में भारत छोड़ो जब आंदोलन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें था कि ब्रिटिश जाने से पहले हमने क्या करवाने हैं, अपनी सरकार बनानी है, चुनाव करवाने हैं, इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, तो देखो जब 1945 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई, और जो मुसलमान लीग थी वो 75% के साथ जो थी वो जीत गई। ठीक है, तो कांग्रेस की बहुत बड़ी हार थी। और अब जिन्ना ने क्या कहा कि ये एक जिहाद है, यानी कि वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे, और अलग राष्ट्र के लिए जो उन्होंने आंदोलन किए, ठीक है, उसको क्या नाम दिया, जिहाद है, यानी कि धर्म युद्ध है। और आज भी धर्म के नाम पर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और उस टाइम पे भी वही था। और सारे के सारे मुसलमान जो थे वो जिन्ना के साथ हो लिए। ठीक है, मुसलमान मीन्स मुस्लिम लीग, क्योंकि आपको पता होगा आज़ादी के बाद बहुत से मुसलमान जो थे वो इंडिया में रहे थे, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या नाम दे दिया, जिहाद। और दूसरा क्या कहा इन्होंने, जनादेश है, कि जनता का आदेश है कि अब जो है एक अलग राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, यानी कि भारत का विभाजन होगा और एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो मुस्लिम लीग का सहयोग पाने के लिए 1944 में क्या हुआ कि एक प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस की ओर से, जिसे क्या कहा जाता है, CR गोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, देखो CR गोपालाचारी लाए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, CR गोपालाचारी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या था, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, क्या कहा कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई में, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए, उस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ठीक है,
और लड़ाई के बाद क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले एरिया देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तर पूर्व वाले, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे सीमा का निर्धारण किया जाएगा, जहाँ की मुसलमान बहुसंख्यक हैं। देखो यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया, तो यहाँ पे सीमा का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, और आपको एक जिसको बोलते हैं एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, और उसमें क्या होगा कि जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह सकता है, और जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कहा जाता है कि जो भारत विभाजन था सबसे पहले किसने मान लिया, CR जो गोपालाचारी फॉर्मूला था, क्योंकि उसमें क्या कहा कि जो ये लड़ाई, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, उसके बाद क्या होगा कि सीमा का निर्धारण होगा, यानी कि इन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सीमा निर्धारित की जाएगी, जो बाउंड्रीज है वो निर्धारित की जाएगी। तो मुसलमान लीग ने इस समझौते को, इस फॉर्मूले को नहीं माना, और वो डटे रहे एक अलग राष्ट्र के मांग पर कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। और फाइनली क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन। ठीक है, ये 1945 में हुआ था, और फिर एक हुई विवेल योजना। ठीक है, ये दोनों योजनाएं जो थी वो असफल रही, और लास्ट में जो था भारत का विभाजन तय हुआ, और 14 अगस्त 1947 को एक अलग राष्ट्र जो था वो बन गया, जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, और 15 अगस्त को भारत जो था वो आज़ाद हो गया। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन, और ये आंदोलन 1945 तक चलता रहा था, और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसने हमारी संविधान सभा बनाई, और संविधान सभा ने हमारा संविधान का निर्माण किया। तो ये टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन, ये हिस्ट्री में भी है और ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो मैं इसको हिस्ट्री में पढ़ा दूंगी ताकि हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की ज़रूरत न रहे। धन्यवाद।